नमस्कार, मैं शिखर श्रीवास्तव शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमें पढ़ना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो था उसमें क्या बातें कही गई थी और उसने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। इससे आपकी बुक में क्वेश्चन भी इस टॉपिक के ऊपर है और ये टॉपिक जो है भारत के इतिहास से संबंधित है, भारत के संविधान से संबंधित है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके अलावा 10th क्लास का जो एक चैप्टर है आपका पहला वाला यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे भी संबंधित है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का पहला टॉपिक क्या कहता है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान है, यानी कि हर आदमी जो होता है वो स्वतंत्र पैदा होता है और एक दूसरे के साथ समान होते हैं। वो उनके साथ समानता के स्तर पे व्यवहार होना चाहिए, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है और उनके अधिकार समान हैं। जो एक अधिकार शिक्षक के हैं वही एक अधिकार जो है वकील के हैं, वही अधिकार सामंत के हैं, वही अधिकार पादरी के हैं, वही अधिकार राजा के हैं। ये बात कही किसने थी? ये बात कही थी जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने जो दो बातें, जो मुख्य बातें कही थी, तीन एक्चुअली कही थी, लेकिन उस पर तीसरी क्या थी उस पर हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो शुरू की दो बातें उन्होंने कही थी स्वतंत्रता और समानता को लेकर, उसमें जॉन लॉक ने ये कहा था कि हम जो भी वस्तु बनाते हैं उसके मालिक हम खुद होते हैं। जब विचारकों वाला वीडियो पढ़ाया जा रहा था तो उसमें उदाहरण में एक लोहार की तलवार का उदाहरण दिया गया था कि मान लीजिए कोई लोहार एक तलवार बनाता है और वो उसको मार्केट में ले जाके बेचता है, तो बेचने तक जब तक वो उसका पैसा नहीं ले रहा है खरीदने वाले से, तब तक उस तलवार का मालिक तो वो लोहार ही हुआ, क्योंकि वो तलवार उसने बनाई है। तो इसी तरीके से हर चीज के ऊपर हुआ, आप जो भी बनाते हैं उसके मालिक आप स्वयं होते हैं। जो भी आपने क्रिएट किया है, द क्रिएटर इज द मास्टर ऑफ व्हाट ही क्रिएट्स। अब इसके बाद जॉन लॉक ये कहते हैं कि इस सारे संसार का क्रिएटर कौन है? तो इस सारे संसार के क्रिएटर को वो कहते हैं कि इस सारे संसार का क्रिएटर ईश्वर होता है, ईश्वर है, भगवान ही इस सारे संसार को बना रहा है। तो हम सभी को क्योंकि ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हम सभी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अधीन हैं, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। इस तरीके से जॉन लॉक ने राजा के दैवी अधिकार का खंडन किया था और कहा था कि ये जो माना जाता है कि राजा देवदूत है या उसे धरती पे राज करने के लिए देवताओं ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक राजा को भी हमें ईश्वर ने ही बनाया है और हमें भी ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हम सभी समान हैं और हम सभी स्वतंत्र हैं। हम सिर्फ ईश्वर के अधीन है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। तो जॉन लॉक की इसी बात को एज इट इज उठा करके पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में रख लिया गया। तो दूसरी बात यह है कि राजनीतिक संगठन, जो भी राजनीति में संगठन कार्यरत हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य होना चाहिए कि नैसर्गिक आदमी के नैसर्गिक यानी कि प्रकृति प्रदत्त, यानी कि जो अधिकार उसे, जो भी चीजें प्रकृति हमें देती है उसे क्या कहा जाता है? नैसर्गिक, जो प्राकृतिक रूप से हमारे बीच में उपलब्ध है। जैसे कि पेड़ पौधे, नदियां, ये सब चीजें नैसर्गिक हैं, ये प्राकृतिक रूप से आपके पास हैं। तो नैसर्गिक, आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना, यहाँ पे ये पूरी लाइन है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? पहली चीज तो हो गई नैसर्गिक, मतलब जो चीजें उसे प्रकृति से दी गई है, ठीक, प्रकृति प्रदत्त, मतलब कि प्रकृति द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं। और दूसरी बात अहरणीय, अहरणीय, इसका मतलब हुआ अ को अलग कर दें और हरणीय को अलग, यानी कि अहरणीय मतलब हो गया कि जिसका हरण नहीं किया जा सकता, जिसे छीना नहीं जा सकता। तो जो अधिकार हमें प्रकृति से मिले हैं और जिन्हें छीना नहीं जा सकता है, ऐसे आदमी के ऐसे अधिकार जो हैं उनके संरक्षण का काम किसका है? राजनीतिक संगठन का। इसको और आसानी से अगर समझने की कोशिश करें तो वही बात जो जॉन लॉक कह रहा था कि क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और हर व्यक्ति समान होता है और ये अधिकार ईश्वर ने उसे दिए हैं कि वो स्वतंत्र है और वो समान है, तो ये नैसर्गिक अधिकार हैं और ये अहरणीय अधिकार हैं जिनका हरण नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों की रक्षा करना राजनीतिक संगठन का अधिकार का लक्ष्य होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ चीजें जो जॉन लॉक ने कही, अधिकारों की बात जब की, उसने कहा स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो नैसर्गिक और अहरणीय है। दूसरा संपत्ति का अधिकार, इस पे हम लोग अभी सेपरेट चर्चा करेंगे 2 मिनट में। और फिर सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। अब इस पे भी अगर हम लोग समझे तो स्वतंत्रता के बारे में पर्याप्त आपको जानकारी दे दी गई है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वही बातें जो पहले कही गई थी वही बात है आगे। सुरक्षा एवं शोषण की बात कहाँ आती है? आपका शोषण कब होगा?
जब आपके साथ कोई असमानता का व्यवहार करेगा तभी आपका शोषण होगा। जब कोई एक शोषण करने वाला वर्ग पैदा होगा तब ना शोषित होने वाला वर्ग होगा। जब व्यक्ति समान है तो वो एक दूसरे के शोषण नहीं कर सकते, वहां पे व्यक्ति सहयोग करके चलता है। शोषण तब होता है जब कोई एक वर्ग ऊपर पहुंच जाता है, एक वर्ग नीचे पहुंच जाता है। इस परिस्थिति में शोषण होने की संभावनाएं पैदा होती हैं। शोषण होगा ये आवश्यक नहीं है। देखिए, किसी भी समाज में ये तो परिस्थिति ही नहीं संभव है कि हमेशा सब लोग समान रहें, ये असंभव है, ये वैज्ञानिक बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लोगों में समानता न हो किसी आर्थिक कारण से या किसी एक, मान लीजिए बौद्धिक स्तर पे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जो है मजदूर बनेगा, कोई पूंजीपति हो जाएगा, कोई जो है वो आम आदमी रह जाएगा, सामान्य मिडिल क्लास। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, ये तो सामान्य चीजें हैं, चलिए ये तो समाज का एक प्रकार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो ऊपर है उसे नीचे वाले का शोषण करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और इस चीज को कौन ध्यान रखेगा कि यह न हो, ये किसका लक्ष्य है? ये राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होता है। यानी कि सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, यानी उसके विरोध का अधिकार बना रहे। अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसका विरोध का अधिकार आपके पास बना रहे। इस विरोध का तरीका क्या कैसे हो सकता है? कानून के शासन की यहाँ एक तरीके से बात कही गई है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत रहे, कानून इतना मजबूत रहे कि कोई किसी का शोषण न कर सके। इस स्थिति में भी कि मैं अगर आपसे ऊपर हूं या आप मुझसे ऊपर हैं, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ऊपर है किसी प्रकार से, आर्थिक, राजनीतिक, किसी शक्ति में, उसके बावजूद वो नीचे वाले व्यक्ति का शोषण न कर सके, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? राजनीतिक संगठन लेंगे। संपत्ति की बात यहाँ क्या कह रहे हैं? जॉन लॉक की ही बात है। जॉन लॉक के बारे में ये मैंने बताया था कि जॉन लॉक ने कहा कि क्रिएटर इज द मास्टर ऑफ व्हाट ही क्रिएट्स। मैं जो भी पैदा करता हूँ उसका मालिक मैं होऊंगा। इस आधार पर जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति जो संपत्ति का निर्माण करता है उस संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार, उस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजनीतिक संगठनों की होती है। यानी कि अगर मैंने कोई संपत्ति बनाई है तो राज्य मेरी उस संपत्ति को मुझसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसका मालिक मैं हूं। ठीक, अब इस पे अगर हम लोग आगे समझने की कोशिश करें तो ये बात आ कहां से रही है? ये चीज जॉन लॉक ने, चलिए स्वतंत्रता और सुरक्षा एवं शोषण तो सामान्य बात है, ये तो है, ये तो सभी जगहों पे सभी क्रांतियों में मिल जाएगी आपको। लेकिन ये जो संपत्ति की सुरक्षा की बात है, संपत्ति की बात है, जहां तक ये फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इंग्लैंड में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों जगहों पर ये दोनों जो देश थे, इंग्लैंड और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो फ्रांस था उस समय का, वो दोनों देश अपने समय में क्या थे? सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्ति थे। यानी कि इन देशों का पूंजीवाद के बारे में बताया गया था कि एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसके अंदर व्यक्ति क्या करता है? अपनी मेहनत से संपत्ति लगा करके रिस्क लेता है और उसके बदले में जो प्रॉफिट कमाता है उसका मालिक खुद होता है। और इस तरीके से जब यूरोप में यात्राएं शुरू हुई तो यूरोपीय यात्री संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे। और जिस समय की ये बात चल रही है 1789, उस समय दो देश जो प्रमुख रूप से यूरोप के अंदर आर्थिक शक्ति बन चुके थे इसी व्यवस्था के द्वारा, यानी कि अपने पूंजीपतियों के द्वारा, यानी कि अपने व्यापारियों के द्वारा, वो दो देश जो प्रमुख शक्ति थे वो थे फ्रांस और इंग्लैंड। इसलिए संपत्ति की सुरक्षा की बात को स्पेशली मेंशन किया गया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में, और ये कहा गया कि संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। संपत्ति कोई व्यक्ति अगर पैदा कर रहा है तो वो सुरक्षित रहेगी, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? राजनीतिक संगठन उठाएंगे। इस प्रकार से हमारे ये दो टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और चौथे टॉपिक पे। तो तीसरे के साथ ही हम चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों टॉपिक देखते हैं अगर, तो पहली बात यह है कि तीसरे टॉपिक में कहता है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य है। कोई भी ऐसा समूह अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि समग्र संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता मतलब कि अपना मालिक स्वयं होना, सोवरेनिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कोई जनतंत्र, लोकतंत्र जो होता है वो अपना, उसमें कौन मालिक होता है? जनता मालिक होती है। रूसो की बात आपको याद है? रूसो ने बोला था कि लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या कहा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में।
और इसके बारे में कहा था रूसो ने कि ये जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ये किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी राजाज्ञा, किसी भी पोप, चर्च, इन सब से महत्वपूर्ण क्या होता है कि लोगों के बीच में जो सामाजिक समझौता होता है अपने देश, अपने समाज को चलाने के लिए। तो रूसो की बात को यहाँ कहा गया है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य है। यही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही नेशन, राज्य का निर्माण करता है, यही समाज का निर्माण करता है, यही आपसी समझौता। और यही आपसी समझौता जो है वो संप्रभु होता है, सबसे बड़ी शक्ति वही होता है। कोई भी समूह हो एक संप्रभु राज्य के अंदर, उसे जनता की स्वीकृति जिस चीज में ना हो, ऐसा कोई भी काम करने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि कोई अनाधिकार, अपने अधिकार से बाहर का कोई प्रयोग ऐसा नहीं कर सकता कोई भी समूह जिसे जनता की स्वीकृति प्राप्त ना हो। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जनता की स्वीकृति। कैसे राज्य में? समग्र संप्रभु राज्य जो है उसके अंदर एक जो डेमोक्रेटिक राज्य है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात फ्रांस का पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कह रहा है। चौथा टॉपिक अगर हम देखें तो उसके अंदर कह रहा है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने से नहीं है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए था जो औरों के लिए नुकसानदेह हो। मतलब कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। सॉरी, ये सही लिखा था। यानी कि आपकी स्वतंत्रता का आशय से यहाँ मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाए। स्वतंत्रता का आशय यानी कि अर्थ ऐसे काम करने से है, इस प्रकार के काम करने से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो, दूसरों को आपके काम से नुकसान न पहुंचे। आपकी स्वतंत्रता का अंत वहीं खत्म हो जाता है जहां से मेरी स्वतंत्रता की सीमा शुरू होती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जॉन लॉक ने जो बात कही थी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, इसलिए आपसी टकराव होंगे ही होंगे, क्योंकि कौन समझाएगा ये कि किसकी बात सही है? जब हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, तो ये बात कौन निर्धारित करेगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं? तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए स्वतंत्रता को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से समझाया गया कि स्वतंत्रता ऐसे काम करने में नहीं है जिससे दूसरों को नुकसान हो। स्वतंत्रता ऐसे काम करने में जिससे दूसरों को नुकसान न हो। आपकी स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाती है जहां पर से दूसरों की स्वतंत्रता शुरू होती है। पांचवी चीज क्या कह रहा है कि समाज के लिए हानिकारक किसी भी कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून को है। रूसो ने कहा था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रूसो ने कहा था कि दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है कि हमारे अंदर मतलब एक हमारे अपने हित की बात होती है, और एक होती है सामाजिक हित की बात होती है। तो रूसो कहता है कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे हित और सामाजिक हित में से हमें किसी एक को चुनना हो, तो हमें हमेशा सामाजिक हित को तरजीह देनी चाहिए। हमें ऐसे हर कार्य पे पाबंदी लगानी चाहिए जो समाज के हित में ना हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि समाज के लिए हानिकारक किसी भी कार्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसे है? कानून को होता है। वहां पे आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगर आपका कृत्य किसी सामाजिक दृष्टि से हानिकारक है तो आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है। लास्ट टॉपिक यह है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। जनरल विल की बात किसने कही थी? जनरल विल की बात कौन कहता है? ये भी रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि कानून जो होता है वो सामान्य इच्छा जो होती है, यानी कि मतलब एक ऐसी सामाजिक समझौते की स्थिति हम बना लें, कोई एक ऐसी व्यवस्था हम कायम करें जिसमें सभी की इच्छा सम्मिलित हो। मेरे हिसाब से कोई चीज सही होगी, आपके हिसाब से वो गलत होगी, आपके हिसाब से कोई चीज सही होगी, मेरे हिसाब से वो गलत होगी। तो ऐसे में हमें सह अस्तित्व बना के चलना होगा, यानी कि साथ साथ दोनों लोगों की, दोनों पक्षों की बातें चले। इसी प्रकार समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं वो सह अस्तित्व बना के चले। उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक जनरल विल, एक सामान्य इच्छा की आवश्यकता होती है समाज को चलाने के लिए। तो कानून जो होता है वो उसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। यानी कि हम अपना स्टेट कैसे चलाएंगे, ये जो सामान्य इच्छा है इसको अभिव्यक्त कर दिया जाए, अगर कानूनी रूप दे दिया जाए तो वो जो है कानून बन जाता है। इसे लिखित रूप दे दिया जाए, अभिव्यक्त कर दिया जाए तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो कानून क्या होता है? सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। यानी आप व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हो कानून निर्माण की प्रक्रिया में, या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित हो, लेकिन आपको कानून निर्माण की प्रक्रिया में सभी को सम्मिलित होने का अधिकार है।
सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। कानून के सामने एक राजा भी वही स्थान रखता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 चीजें हमने पढ़ी उसमें पहली ये है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य है, यानी कि सबसे सुप्रीम पावर जो है वो स्टेट है, लोग होते हैं। स्टेट कैसे बनता है? लोगों से बनता है, यानी कि संप्रभु कौन है? लोग हैं। ठीक है, हर व्यक्ति, सबसे बड़ी शक्ति लोगों की इच्छा है। लोग जो होते हैं लोकतंत्र के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिसे जनता की स्वीकृति ना हो। अब इस चीज को निर्धारित कैसे किया जाएगा कि कौन से काम को जनता की स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसे निर्धारित किया जाता है कानून के द्वारा। क्यों? क्योंकि कानून जो होता है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया में हर व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए और ये हर व्यक्ति का अधिकार है। या तो स्वयं सम्मिलित होगा या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होगा, लेकिन कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, क्योंकि कानून निर्माण सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और यही सामान्य इच्छा क्या होती है? संप्रभु राज्य का निर्माण करती है। जनरल विल जो होती है वो एक स्टेट का निर्माण करती है और एक स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते जिसे जनता की स्वीकृति प्राप्त न हो। आप स्वतंत्र हैं। इससे पहले ये बात कही गई थी कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, समान होता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाती है जहां से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का दायरा शुरू होता है। इसके लिए कहा गया है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो और ऐसे किसी भी कृत्य पर जो समाज के लिए हानिकारक होगा, कानून जो होता है उसको प्रतिबंधित कर सकता है, ऐसे किसी भी कृत्य पर रोक लगा सकता है। इस प्रकार से ये चारों टॉपिक हमें क्या समझाते हैं कि स्वतंत्रता का दायरा क्या है, कानून क्या होता है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, फिर आप कौन से कार्य, आप स्वतंत्र हैं लेकिन आप कौन से कार्य नहीं कर सकते और ऐसे कोई काम आप नहीं करेंगे जो नुकसानदेह हो समाज के लिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको रोकने का काम किसका है? कानून का होता है। यही 4 बातें हमको अभी इन 4 टॉपिक्स में समझाई गई है। अब आगे के टॉपिक को हम समझते हैं। तो जो चीजें अब तक आपने पढ़ी उसे हम दोहरा लें, वरना आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पहली बात ये कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरी बात ये कहता है कि व्यक्ति समान होता है। ठीक है, तीसरी बात ये कहता है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता जैसे अहरणीय अधिकारों की रक्षा करना। साथ में 2 और चीजों की बात करता है कि शोषण के प्रतिरोध का रहे लोगों के पास अधिकार, जिसके बारे में बताया गया था कि समानता एक ऐसी स्थिति है जो आदर्श स्थिति है। किसी भी समाज में समानता को 100% नहीं पाया जा सकता, लेकिन असमानता की स्थिति में भी किसी का शोषण ना हो, इसे तय करना किसकी जिम्मेदारी है? राजनीतिक संगठन की। और संपत्ति की सुरक्षा की बात राजनीतिक संगठनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की बात जो है कहा गया था कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक संगठनों की, उनका लक्ष्य है। और ये चारों चीजें, कम से कम ये 3 तो सीधे सीधे जॉन लॉक से ली गई थी। शोषण का प्रतिरोध भी लगभग जॉन लॉक और रूसो की बातों का ही मिक्सचर निकलता है। इसके बाद स्वतंत्रता के दायरे की बात की गई कि आपकी स्वतंत्रता का दायरा वहीं समाप्त हो जाता है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो सामाजिक रूप से हानिकारक हो। और संप्रभु राज्य की बात कही गई, कहा गया कि जनता जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। जनता का राज्य जो होता है वो सबसे ऊपर होता है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कानून से, कानून की पुस्तक से। मतलब अगर जनता की इच्छा नहीं है उस कानून की पुस्तक के अंदर तो कुछ भी हम लिख देंगे उसे नहीं स्वीकृत किया जाएगा। उसे तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जनता उसे स्वीकृति न देते। तो जनता इस चीज को स्वीकृति कैसे देगी? तो उसके अंदर कहा गया था कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर स्वीकृति देगी। ठीक है, स्वयं सम्मिलित हो जाएगी या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित हो जाएगी। और कहा गया था कि कानून क्या होता है? सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। ये जो सामान्य इच्छा होता है, जनरल विल, यही किसी सोसाइटी का आधार होता है। हम आप मिलकर के आपस में सह अस्तित्व के साथ रहें, हम आप आपस में मिलकर के साथ साथ जीवन बिताएं, या कैसे एक समाज को साथ साथ चलाएं, अपने डिफरेंसेस को कैसे, अपनी जो हमारी असमानताएं, जो हमारे वैचारिक मतभेद हैं, उनको लेकर कैसे चल पाएं। ठीक है, तो इसकी बात कौन कहता है? ये जनरल विल जो है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में जो जनरल विल की बात कही गई है, उसको इसीलिए मेंशन किया गया है कि हम लोग एक जनरल विल बना करके चलें। तो यही 8 टॉपिक अब तक हमने समझे थे। इसके बाद का टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप ये कीजिएगा कि इसे दोहरा लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, लिखेंगे आप इसके उत्तर को अपने शब्दों में अगर डिस्क्राइब करने के लिए आएगा। नहीं तो मेरे समझ से इतने के बाद आपको लगभग बातें याद हो जाएंगी। अगर आप 2 बार 3 बार पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या बातें लिखी हैं उसे पढ़ लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से क्या सीख मिली दुनिया को, उसे आप आसानी से
लिख पाएंगे। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जिससे भविष्य में जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।